हेलो दोस्तों, पैसेनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। यस दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक एक्यूमुलेशन के लिए काम में आएगा। तो सबसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जब वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो काफ़ी सारे जो फंडामेंटल पैरामीटर होते हैं। यस दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग ये फंडामेंटल रेशियोज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ पे आपको स्टॉक जो है चीप वैल्यू में भी चाहिए और साथ में उसमें ग्रोथ भी चाहिए। ओके, तो अगर आपको ग्रोथ देखनी है तो सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स आपको देखने पड़ेंगे और उस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, नॉट नेसेसरी कि स्टॉक चीप होने चाहिए, स्टॉक जो है कॉस्टली भी होते हैं, लेकिन उसकी जो प्राइस होती है, ये प्राइस एक रीज़नेबल प्राइस होती है। और जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो और अगर प्राइस रीज़नेबल हो, तो बट ऑब्वियस आपको जो रिटर्न्स है वो भी अच्छे मिलते हैं, जो कैपिटल गेन्स वो आपको अच्छे मिलते हैं। तो आज मैं आपको ये वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कौन-सी चीज़ें इसके ऊपर निर्भर है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी सबसे पहले जब हम बात करेंगे कि पहला कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में लेना है, वो है लो प्राइस टू अर्निंग रेशो। यस दोस्तों, पी रेशो। यहाँ पे मैं रेशोज में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो सकती है। इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हो लिंक में। तो सबसे पहले जब वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात आती है, तो आपको ध्यान रखना है लो प्राइस टू अर्निंग रेशो के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट में कि एग्ज़ैक्टली प्राइस टू अर्निंग रेशो होता क्या है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है, ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है, जो है पी मतलब शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। शेयर प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देना है, तो आपको पी रेशो मिलता है। फिर आप पूछोगे कि अर्निंग पर शेयर कहाँ से मिलेगा? तो अर्निंग पर शेयर भी है, वो आपको मिलेगा ये फ़ॉर्मूले से। जो फ़ॉर्मूला है इसका, न नेट इनकम, जो नेट इनकम आती है उसको आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड अगर करते हैं तो अर्निंग पर शेयर मिलता है, राइट? ये हमने पी रेशो की वीडियो में कवर किया हुआ है अच्छे से। तो यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब क्या है? ये जो लोवेस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, ये आपको काम में आएगा जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो। और ये आपको ऐसे स्टॉक बताएगा जिसमें आपको रिटर्न जो है, मतलब अर्निंग पर शेयर जो है, ये काफ़ी हद तक हाईएस्ट होता है। यस दोस्तों, ये पी रेशियो है, ये हमेशा आपको लोवेस्ट होना चाहिए। और ये अगर आप हाईएस्ट कर रहे हो तो हाईएस्ट ये कम इसे कॉस्टली कहता है। तो आप पैसा तो पेड कर रहे हो लेकिन रिटर्न आपको कम आ रहा है। तो उस समय पी रेशियो आपको हाईएस्ट लेवल पे दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा तो बट ऑब्वियस पी रेशियो आपको लोएस्ट में मिलेगा। तो इसके लिए मैंने कुछ स्टॉक आपके लिए यहाँ पे मैंने लिए हुए जो लेटेस्ट डेटा से मैंने उठाए हुए हैं, जिससे आपको पता चलेगा एग्ज़ैक्टली कि किस तरीके से आपको और कौन से स्टॉक आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए, जो देखिए जब भी आपका प्रॉफ़िट हाई होगा कंपनी का, तो हमेशा आपका अर्निंग पर शेयर ये हाई रहेगा, ये ध्यान रखिए। तो जे अगर प्रॉफ़िट जो है ने कम हो जाएगा तो अर्निंग पे शेयर भी आपका कम हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो यही फ़ॉर्मूला मैंने आपको समझाने के लिए ये यहाँ पे एक एडिशन दिया हुआ है। ये हाई पी रेशियो आपका जो है हाई अर्निंग पर शेयर, ये आपका अगर हाईएस्ट है तो पी रेशियो आपका कम रहेगा, मतलब आपका कंपनी जो है प्रॉफिट कमा रही है। इसके पीछे लॉजिक यही है कि अगर पी रेशियो लो है तो कंपनी ज़्यादा मुनाफ़ा कमा रही है। अगर पी रेशियो अगर हाई है तो कंपनी ये जो है कम मुनाफ़ा कमा रही है, राइट? तो इस तरीके से ये फ़ॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और बहुत ईज़ी है क्योंकि ये जो डेटा है काफ़ी सारे वेबसाइट पे ये फ्रीली अवेलेबल है, इसके लिए कुछ आपको पे नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ स्टॉक निकाले हुए हैं जिसमें पी रेशो काफ़ी हद तक बेटर है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये रिसेंटली डेटा उठाया हुआ है मैंने, जिसमें आपको कोल इंडिया दिखेगा जिसका अर्निंग पर शेयर जो है 7 रेशो जो है 7.30 है, गेल है, पावर ग्रिड है, आईओसी है, राइट? मतलब आपको देख रहे होंगे आप कि इसमें गवर्नमेंट स्टेक जो स्टॉक होते हैं, उसमें ही मोस्टली आपको इसमें हाई डिविडेंड इसमें आपको मिलता है। और इसमें आप अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग किसको कहते हैं कि जैसे मैंने इन्वेस्टिंग किया हुआ है,
तो मुझे साथ ही साथ मुझे डिविडेंड मतलब जो है कैश में जो मुझे वहाँ पे पैसा मिलने वाला है या फिर आप ग्रोथ जो देख रहे हो कंपनी की, कंपनी पैसा बना रही है नहीं, राइट? तो अगर पैसा कंपनी बना रही है, तो बट ऑब्वियस मुझे वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। तो अगर रिटर्न ज़्यादा मिलेगा तो बट ऑब्वियस मुझे पी रेशियो ये कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मैंने अच्छे स्टॉक लिए हुए हैं, जिसमें देखिए आईटीसी भी है, ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, एचसीएल टेक्नोलॉजी है, अलग-अलग सेक्टर्स हैं, ओके, ऑयल एंड गैस वाले हैं, ठीक है? उसके बाद मेटल वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद एफएमसीजी वाला भी है, पीयूसी बैंक है, आईटी सेक्टर्स हैं। तो अगर आप आईटी सेक्टर में एक कम पी रेशियो में कोई स्टॉक देख रहे हो तो आपके सामने सबसे पहले एचसीएल टेक्नोलॉजी आना रही चाहिए, जिसका पी रेशियो 20 है, ठीक है? तो एक अच्छा पी यहाँ पे कहा जाता है दोस्तों। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते समय ये जस्ट मैं आपके लिए केस स्टडी लेके आया हूँ, जिसमें आपको स्टॉक अगर सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है पी रेशियो के ऊपर, जिसका कम पी रेशियो होना चाहिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अर्निंग करता है, ठीक है? तो ये पी रेशियो रहा। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि और कौन-सी नेक्स्ट ऐसी टर्म है, जो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए काम में आ सकती है। तो यस दोस्तों, ये है प्राइस टू बुक वैल्यू। ये प्राइस टू बुक वैल्यू आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बुक वैल्यू आपको ये बताती है कि अगर कंपनी का दिवाला निकल गया, यस दोस्तों, अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई, कंपनी के पास पैसा नहीं बचा, फिर भी ये आपको पैसा दे सकती है कि नहीं, ये बुक वैल्यू से पता चलता है। अगर ये कंपनी ऑलरेडी बुक वैल्यू के ऊपर भी है, तो इसका मतलब है कि कंपनी का फ्यूचर जो है, जो फ्यूचर के प्लान हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो डील्स उन्होंने साइन की हुई है, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ग्रोथ कंपनी से होने वाली है। तो बुक टू वैल्यू जो है, प्राइस टू बुक वैल्यू का कैसे निकालते हैं? इसका बुक वैल्यू जो है आपको मिल जाएगा, जो भी अपने ऑनलाइन वेबसाइट है, उसपे मिल जाते हैं, ठीक है? और साथ में उसका अर्निंग जो अभी करंट मार्केट प्राइस है, उसको अगर आप डिवाइड कर देंगे, तो आपको बुक वैल्यू मिलेगा। इसमें भी अगर लोएस्ट बुक वैल्यू है, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, इतना ध्यान में रखिए। लोएस्ट बुक बुक वैल्यू वाला स्टॉक आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, लेकिन हाईएस्ट बुक वैल्यू वाले स्टॉक जो है, ये थोड़ी-सी आपके लिए रिस्की हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट कैपिटल के हिसाब से अगर स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, तो आपको वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें कम आएगी। क्योंकि काफ़ी समय कैसा होता है, स्टॉक मार्केट में जो गुडविल होती है कंपनी की, नाम होता है, रेपुटेशंस होते हैं, उसकी वजह से भी स्टॉक जो है बुक वैल्यू से ज़्यादा वहाँ पे ट्रेडिंग करते हुए दिखते हैं। तो इसकी भी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ, तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये देखिए आपके लिए मैंने ये एग्ज़ाम्पल लेके आया हूँ जहाँ पे लोएस्ट बुक वैल्यू रेशियो है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बात करेंगे ओएनजीसी की, तो इसका रेशियो देखिए 0.73 चल रहा है। ओके, ऑयल एंड गैस है, ठीक है? सॉरी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, एनटीपीसी है, टाटा स्टील है, गेल है, वापस एसबीआई है, ठीक है? तो जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया आपको कि जो अर्निंग पर शेयर है, पी रेशियो जिसका कम है और अभी इसमें बुक वैल्यू भी कम है। तो आपको दिख रहे होंगे सो दोस्तों, यही स्टॉक वापस आपको यहाँ पे हाइलाइट हो रहा है, जिसमें मेटल स्टॉक भी आ रहे हैं। हिंडाल्को नहीं था तो टाटा स्टील था यहाँ पिछले स्लाइड में, तो यहाँ पे टाटा स्टील के साथ हिंडाल्को भी आ गया है, गेल ऑलरेडी था। तो ये जो है, ये इसके बुक वैल्यू के थोड़ा नियर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो बुक वैल्यू का रेशियो जो है, ख़ास करके ऑयल एंड गैस में, यहाँ पे ओएनजीसी में, और जिसका रेट अभी 115 चल रहा है दोस्तों, और इंडियन ऑयल जो है अभी चल रहा है 101। इसमें और पोटेंशियल है, क्योंकि ये रेशियो 1 कब होता है? ओके, 1 कब होगा? जैसे कि अभी यहाँ पे टाटा स्टील है, इसकी वैल्यू अगर बुक वैल्यू 719 है, ठीक है? तो 719 अगर बुक वैल्यू शेयर प्राइस है और बुक वैल्यू भी 719 है, तो इसका जो रेशियो है ये 1 आएगा, ठीक है? इसका जो है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ये 1 आएगा। लेकिन अगर यही रेट, जैसे टाटा स्टील का रेट मैं यहाँ पे अगर डबल कर दूँ, मतलब अगर मैं 1500 कर दूँ 700 की जगह, मैं जस्ट आपको बताने के लिए ये कंसेप्ट क्लियर करके नहीं बता रहा हूँ। जो बुक वैल्यू है 1500 है, लेकिन स्टॉक की प्राइस ₹700 चल रही है, तो आपको ये 0.60 या 0.50 के अबोव ये दिखाएगा। तो आपको पता यहाँ पे ये चला होगा दोस्तों कि ये जो बुक वैल्यू है, इससे अंडर, मतलब करंट मार्केट प्राइस अगर इससे लो है, करंट मार्केट प्राइस इज़ लेसर देन बुक वैल्यू है, तो समझ लो ये स्टॉक जो है दोस्तों अंडर वैल्यू है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते समय अब वैल्यू इन्वेस्टिंग यही होता है, कि मैं जिसमें निवेश कर रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है कि नहीं मेरी, पोटेंशियल है कि नहीं, या फिर मैं पैसा लगा रहा हूँ और मुझे रिटर्न्स में कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये फ़िल्टरेशन बुक वैल्यू का आपको उसमें लगाना है,
जिसमें अच्छी तरीके से आपको बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, आप मल्टी बैगर स्टॉक के लिए देखते हो तो मैं कहूँगा मल्टी बैगर स्टॉक निकालते समय अगर आप बुक वैल्यू के ऊपर अगर फ़ोकस करेंगे तो इन इन स्टॉक ने भी अच्छा-सा लो और हाईएस्ट आपको दिखाई देगा। देखिए ना, बुक वैल्यू में ₹51 का इसने लो किया हुआ है, ओके? मतलब कम से कम इसकी बुक वैल्यू होनी चाहिए। अभी भी इसका बुक वैल्यू अभी तक 0.25 से बाकी है आना, राइट? तो और या फिर मैं एक एग्ज़ाम्पल टाटा स्टील का लेना चाहूँगा। देखिए, जब मार्केट गिरा तो इसका रेट हो गया था ₹250। ओके, अभी 719 मतलब नियर इसके बुक वैल्यू के पास चल रहा है। मतलब दोस्तों देखिए 3 गुना हो चुका है टाटा स्टील। अगर आपको 250 से 3 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 750 जो नियरेस्ट स्टॉक प्राइस के नज़दीक है, राइट? और देखिए 52 वीक हाई भी अभी नज़दीक किया हुआ है इसने। मतलब अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जा रहे हो, तो आपको बुक वैल्यू देखना बहुत ज़रूरी है। जो नॉर्मल जो लेमैन भी ये कर सकता है और फ्रेशर आदमी जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो भी ये कर सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये नॉलेज। अगर ये आपके पास नॉलेज है, तो आप स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं एग्ज़ैक्टली कि आप जिस तरीके से बुक वैल्यू देख लिया, अर्निंग पर शेयर देख लिया, प्राइस इक्विटी देख लिया। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है मेरा कैश इनकम। यस दोस्तों, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो कैश इनकम जिसे हम कहते हैं डिविडेंड यील्ड। ओके, तो डिविडेंड यील्ड मतलब क्या? जितने मैंने डिविडेंड साल भर में कमाया है और करंट की जो शेयर प्राइस चल रही है, इसे कहते हैं डिविडेंड यील्ड। मतलब समझो ₹1000 की जो यहाँ पे शेयर की प्राइस है और मैं जे साल भर में इसने मुझे ₹100 डिविडेंड दिया है, तो इस तरीके से मुझे डिविडेंड यील्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मिल जाएगी, जो आएगी 10%। तो हाई डिविडेंड यील्ड भी स्टॉक होनी चाहिए, राइट? मतलब एक तो आपका कैपिटल गेन जो है, बुक वैल्यू जो है, ओके, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू इक्विटी, ये आपको कैपिटल गेन करवाएगा और आपको डिस्काउंटेड स्टॉक दिलवाएगा। लेकिन आपको हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक जो है दोस्तों, ये आपको रेगुलर, ईयरली, क्वार्टरली इनकम दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैश। मतलब आपके बैंक अकाउंट में ये जमा करते हैं, क्योंकि डिविडेंड यील्ड ये आपको एक रेगुलर इनकम की तरह होगा एज़ कम्पेयर टू आपके कैपिटल गेन से। ठीक है? कैपिटल गेन आपको आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिल सकता है, लेकिन डिविडेंड यील्ड आपको 1 साल, 6 महीने, ओके, इंटरिम जैसे अलग-अलग तरीके से डिविडेंड है वो मिलते हैं। तो डिविडेंड यील्ड के ऊपर भी मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, तो उसके आप रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक भी ऐड किए हैं दोस्तों, जो आपको काम में आएँगे। देखिए इसमें वापस कोल इंडिया हाइलाइट हो रहा है, जिसमें साल का 13% रिटर्न आपको डिविडेंड में दे रहा है दोस्तों, तो बहुत अच्छा है। इंडियन ऑयल देखेंगे वो भी 11% रिटर्न दे रहा है। एफडी से तो ज़्यादा ही है दोस्तों, राइट? डबल ही मिल रहा है, राइट? उसके बाद आईटीसी देखिए 7% है, ठीक है? ये नियर अबाउट हमारे एफडी के पास। ओएनजीसी ये थोड़ा-सा कम है, लेकिन ये वैल्यू इन्वेस्टिंग बनता है दोस्तों, क्योंकि ये मुझे इनकम देने वाला ही है। और साथ में जैसे अभी ओएनजीसी की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। ओएनजीसी अभी भी अंडर वैल्यू शेयर चल रहा है, पी रेशियो बहुत अच्छा है इसका, राइट? जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा उस तरीके से, और इसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, तो ओवरऑल ओएनजीसी ये बाय इन्वेस्टमेंट के लिए बनता है दोस्तों, राइट? एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो है इसमें ओएनजीसी में बनता है, ठीक है? बाकी जो स्टॉक है आपको और उसमें डिविडेंड यील्ड भले नहीं होगा, लेकिन उसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग बन सकता है, क्योंकि वो अंडर वैल्यू स्टॉक है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के और कुछ थोड़े से आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, जिसको मैं रेफ़र करना चाहूँगा अभी। जो वैल्यू इन्वेस्टर है क्रिस्टोफर ब्राउन, उन्होंने कहा है कि जब आप कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जाते हो, राइट? तो कंपनी सबसे पहले उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए या ग्रोथ करने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये कंपनी तो ये करने ही वाली है, लेकिन कंपनी उसकी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या चीज़ कर सकती है, अगर इसके ऊपर अगर आपने ध्यान रखा, तो आपके एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के स्टॉक आपके पास आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वो तरीके हैं। सबसे पहले सेलिंग ऑफ और क्लोजिंग डाउन द अनप्रॉफिटेबल डिवीजन। मतलब आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि कोई कंपनी अगर कोई डिवीजन बंद कर रही है, तो बट ऑब्वियस वो उसके रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अगर वो अनप्रॉफिटेबल है तो बट ऑब्वियस वो उसका खर्चा कम कर रही है, तो साइमल्टेनियसली नेक्स्ट टाइम वो उसका प्रॉफिट ग्रो करेगी, क्योंकि एक्सपेंसेस उसके अननेसेसरी जो थे ये कम हो जाएंगे। सेकंड आता है दोस्तों ये रेजिंग प्राइसेस ऑन द प्रोडक्ट। यस दोस्तों, रेजिंग प्राइसेस प्रोडक्ट इसके काफ़ी अलग-अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं। जैसे आप ऑयल प्राइसेस की बात करेंगे, क्रूड ऑयल की प्राइसेस की बात करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से इसमें उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बन सकती है, रॉ मटेरियल अगर महँगा हो गया,
तो उस समय भी जो है कॉस्टिंग बढ़ सकती है। तो ये एक आप कह सकते हो कि जब इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करेगा तो बट ऑब्वियस वो प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ सकती है, या फिर आप देख सकते हो डिमांड। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो रही है, तो उस समय भी कंपनी उसका बेनिफिट ले सकती है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करते समय आपने जैसे रेशियोज़ के ऊपर ध्यान दिया, वैसे ही न्यूज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है इंक्रीजिंग सेल्स फिगर। यस, उसको सेल्स बढ़ा रही है कंपनी की, ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। सेल्स फिगर बढ़ाने के लिए कैंपेन रन किया जाता है, डिस्काउंट दिए जाते हैं, ऑफर्स दिए जाते हैं। तो ये भी एक वैल्यू वाला इन्वेस्टिंग के लिए आपको एक ट्रैक करने के लिए ईज़ी होगा कि कौन-सी कंपनी के सेल्स फिगर बढ़ रहे हैं। उनके जो रिजल्ट्स आते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर के, अगर वो सेल्स फिगर उसमें बढ़ रही है, तो ये प्रॉफिटेबल है, खास करके ऑटो सेक्टर के लिए, फार्मा सेक्टर के लिए। ठीक है? फिर नेक्स्ट देखते हैं, वो है डिक्रीजिंग एक्सपेंसेस। यस दोस्तों, एक एक खर्चा कम करने के लिए वो क्या-क्या वहाँ पे चेंजेस ला रही है कंपनी में, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी इम्पैक्ट करते हैं, एज़ वेल एज़ शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत सारे इम्पैक्ट आते हैं, और उसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन भी उनके बढ़ सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों ये वैल्यू इन्वेस्टिंग करते समय आपको ध्यान देना चाहिए, यू शुड बी कीप आई ऑन दैट। अभी और कौन-सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, वो है इनसाइडर बाइंग एंड सेलिंग। यस दोस्तों, कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है, उनको पता होता है एग्ज़ैक्टली कि कंपनी करने क्या वाली है, कंपनी रन कैसे होती है, और उनके जो स्टॉक्स जो है, जब मुझे लगता है कि मेरी कंपनी प्रॉफ़िटेबल है, तो मैं मेरे कंपनी के शेयर्स भी वापस ले सकता हूँ। जैसे कि बायबैक आते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर मुझे पैसा चाहिए, या फिर मुझे और मार्केट में जिसे हम एफपीओ कहते हैं, ठीक, राइट? फर्दर पब्लिक ऑफर आता है उसमें। फॉलो पब्लिक ऑफर होता है जिसमें हम वापस कंपनी मार्केट से पैसा लेती है। बायबैक में अपने शेयर्स वापस ले लेती है, क्योंकि उनको ज़्यादा डिविडेंड देना नहीं है और लोगों से उनका खुद का होल्डिंग जो है बढ़ाना है, जिसे हम कहते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग, राइट? तो ये भी बढ़ाने के लिए जब प्रोमोटर्स होल्डिंग बढ़ रही है, तो समझ जाइए कंपनी प्रॉफिट बना रही है, इसीलिए उसकी होल्डिंग वो बढ़ा रही है, और किसी को वो ज़्यादा प्रॉफिट शेयर नहीं करना चाहती। तो थोड़ा-सा आपको ये इनसाइडर बाइंग सेलिंग भी देखना है। काफ़ी मनी कंट्रोल पे, टेलीविज़न्स पे न्यूज़ आते हैं कि प्रमोटर्स ने इतने शेयर बेचे हुए हैं, ओके, या फिर बड़ा इन्वेस्टर इसमें कोई शेयर बेच रहा है। तो ये काफ़ी हद तक आपको काम में आएगा, और ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए भी आपको काम में आएगा, क्योंकि उसके पीछे रीज़न्स क्या है वो भी आपको देखना है। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट है, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालाइज़ करना। यस दोस्तों, जो एसेट्स एंड बैलेंस शीट होती है, राइट? बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटीज़ होती है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि ये पूरा पिक्चर, एक बड़ा पिक्चर वहाँ पे आपको बता देती है कि एग्ज़ैक्टली कंपनी है क्या। मैं एग्री करता हूँ, काफ़ी समय ये मैनिपुलेटेड भी होता है, लेकिन अगर आप ऑडिटर रिपोर्ट जाओ के देखोगे कंपनी की वेबसाइट के ऊपर या बीएसई की वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पे आपको ऑडिटेड रिपोर्ट में सब ऑडिटेड होता है। ऑडिटेड मतलब एग्ज़ैक्टली दोनों तरीके से, मतलब डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट दोनों वहाँ पे होते हैं। तो ऑडिटर रिपोर्ट भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, और ये सारी जो चीज़ें जैसे कि कंपनी के एसेट्स और उनकी लायबिलिटी चेक कर सकते हो कि एग्ज़ैक्टली कंपनी कर क्या रही है, राइट? तो जब बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट तो होती ही है, तो उसमें आपको इक्विटी पता चल जाएगी, लायबिलिटीज़ पता चल जाएगी, और एग्ज़ैक्टली आपको डेब्ट कंपनी की पता चल जाएगी कि एग्ज़ैक्टली है क्या। वीडियो खत्म करने से पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों, कि जब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ ऐसे ध्यान में रखनी है, वो रहेगी कि आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, यस दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपको काम में आएगा जब कोई कंपनी ज़ीरो डेब्ट होगी, राइट? ज़ीरो डेब्ट मतलब कंपनी पे कोई कर्ज़ा नहीं है, ऐसी कंपनी में अगर आप निवेश करते हो, तो ये और एक वैल्यू इन्वेस्टिंग आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने वही देखा कि एग्ज़ैक्टली आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको पीई रेशियो, लोवेस्ट पीई रेशियो वाले स्टॉक लेने हैं। उसके बाद बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू भी ये लोवेस्ट होने चाहिए। उसके बाद भी सबसे इम्पोर्टेंट मतलब हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक होने चाहिए, जो आपको रेगुलर इनकम देंगे, राइट? ये हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड होनी चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट जो मैंने किया हुआ है, वो है ज़ीरो डेब्ट। ओके, ज़ीरो डेब्ट कंपनी होनी चाहिए जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का आप कर्ज़ा नहीं है।
तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी उस तरीके से होगी सेफ। तो ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो बहुत ही आपको मज़ा आया होगा देखने में, क्योंकि काफ़ी वैल्यू एडिशन था इसमें और एंड ऑफ द डे ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का ही वीडियो है। तो आपको इस तरीके से अभी पता चल गया होगा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग करते समय आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड हैव अ वैल्यू इन्वेस्टिंग। थैंक यू।